गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये सीख लिया था और इसकी हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.1 में किए भी थे। आज हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। कल हमने इतना तो सीख ही लिया था कि जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो काम करते हैं 12th क्लास में वो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के साथ ही करते हैं। तो जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करके या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके। 3 रो होती हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, 3 ही कॉलम होते हैं, तो यानी 6 तरीके से हम उसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आइए इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम काम में भी लेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर मैं कोई डिटर्मिनेंट लेता हूं और उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देता हूं तो भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो पहली प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट remains same if its rows are changed into columns। और columns are changed into rows। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की जो रो हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया जाए या उल्टा कर दिया जाए तो किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। मान लेते हैं डिटर्मिनेंट है, तो वो जो डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। कल हमने वैल्यू फाइंड करना सीखा था और हम इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलेगी। R1 के जब अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी A1 को मल्टीप्लाई करना है। तो जो इसकी रो में और कॉलम में एलिमेंट आते हैं उनको छोड़ देते हैं, बाकी बचे एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं, यानी B2 B3 C2 C3। और A1 के साथ में जो साइन आएगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, यानी क्योंकि ये जो पोजीशन है A1 की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो -1 पर पावर होती है 2, जो कि +1 के बराबर है। उसके बाद अगली टर्म आएगी B1 और B1 के साथ जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे, हम डिलीट कर देंगे इसकी रो और कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स को, A2 A3 C2 और C3। अब B1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, या तो +1 से करते हैं -1 से करते हैं। तो अगर आप देखें तो इसकी पोजीशन A12 है, -1 पर 1 + 2 यानी -1 पर 3, यानी -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -B1 होगा। अब उसके बाद में तीसरी जो एलिमेंट आएगा वो C1 होगा। अब C1 के साथ जो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास
ये 4 एलिमेंट बचेंगे, A2, A3, B2 और B3। अब C1 के साथ कौन सा साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा या प्लस होगा? तो C1 की पोजीशन है A13 माइनस 1 पर 1 प्लस 3, यानी पावर हो गई 4 और पावर 4 हो गई तो माइनस 1 पर 4 पावर यानी पॉजिटिव साइन। तो यहाँ साइन पॉजिटिव लगाना। तो एक बात और भी ध्यान दे लें, अगर हम इसी क्रम का ध्यान रखें तो पहले थर्ड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट में पहले एलिमेंट को प्लस से माइनस करना चाहिए, दूसरे को माइनस से, तीसरे को प्लस से। ये तो अभी हमने देखा। सेकंड रो की बात करें, क्योंकि ये A21 है तो यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस। इसी तरह से थर्ड रो में ये प्लस माइनस और प्लस से ये सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। आइए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वैल्यू होगी A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। तो ये तो हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम दूसरा काम करते हैं। अब की बार हम एक काम करें कि जो ये डिटरमिनेंट है इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं ये डिटरमिनेंट डेल्टा डैश है, तो जो फर्स्ट रो है उसे हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, A1 B1 C1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, A2 B2 C2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यानी A3 B3 C3। और अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू यहां लिख रहा हूं। जगह हमारे पास कम है तो हम थोड़ी जगह में ही लिख लेते हैं। मैं इस डिटरमिनेंट को, क्योंकि हमने देखा था डिटरमिनेंट को तो आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लें, तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेता हूं। तो A1 के साथ आएगा B2 C2 B3 C3। A1 के साथ साइन भी प्लस आना है, अभी हमने बताया था। B1 के साथ में आएगा माइनस साइन, और B1 के साथ जो एलिमेंट्स आएंगे ये 4 एलिमेंट आएंगे, A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 C3 प्लस अब C1 के साथ में जिस साइन पॉजिटिव होगा और जो एलिमेंट्स आएंगे वो आप देख सकते हैं, A2 B2 A3 B3। तो A2 B2 और A3 B3 आप वैल्यूज की फाइंड कर लें। वैल्यू आएगी A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। अब दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यूज को मैच करके देखिए, दोनों वैल्यूज सेम हैं। यही हम बताना चाह रहे थे कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट को आप रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूं A और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूं और साथ में उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूं, तो दोनों के जो डिटरमिनेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसे आप याद रख सकते हैं, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की और उसके ट्रांसपोज वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा ही सेम होगी। तो ये तो थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट की दो रोज को, जो उसकी एडजेसेंट रोज हों, उनको चेंज कर देता हूं, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी है कि इफ टू
एडजेसेंट रोज, ये कॉलम भी हो सकते हैं, आर इंटरचेंज्ड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is multiplied by -1. देखिए इसको प्रूव करते हैं। हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, मान लेते हैं डिटर्मिनेंट डेल्टा है। पहली रो में जो एलिमेंट्स हैं वो A1 B1 C1, दूसरी रो के एलिमेंट्स A2 B2 C2 और तीसरी रो के एलिमेंट्स हैं A3 B3 C3। इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड भी की थी, हम दोबारा फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू A1 इंटू, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो सीधा भी लिख सकते हैं, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। हमने इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में भी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी। अब हम एक काम करते हैं, इनकी पहली और दूसरी रो को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हम नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं, मान लेते हैं डेल्टा 1 है। जो फर्स्ट रो है उसे हम सेकंड रो बना देते हैं, A1 B1 C1, और जो सेकंड रो है उसे फर्स्ट रो बना देते हैं, A2 B2 C2। थर्ड रो अनचेंज्ड ही है तो A3 B3 और C3। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग सेकंड रो। तो सेकंड रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर दें, तो एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो। जिसे हम R2 भी कह देंगे। तो अब मेरे पास आएगा A1, लेकिन आपको भी बताया था मैंने कि A1 के साथ में माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा, और जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे B2 B3 C2 C3, लेकिन साइन क्या होगा, A1 के साथ माइनस होगा क्योंकि इसकी पोजीशन 1 है। उसके बाद B1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, और जो एलिमेंट्स आएंगे B1 के साथ में वो 4 एलिमेंट होंगे A2 C2 A2 C2 A3 C3। उसके बाद में C1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, और जो 4 एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे A2 B2 और A3 B3, A2 B2 A3 और B3। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, माइनस A1 B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3। सॉरी, यहाँ माइनस साइन लगेगा क्योंकि C1 की जो पोजीशन है वो सेकंड रो थर्ड कॉलम है, इसलिए C1 के साथ साइन माइनस आएगा। तो C1 A2 B3 माइनस A3 B2। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन ले लें, -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस के बाद हो जाएगा माइनस A2 C3 माइनस A3 C2। माइनस कॉमन लेने के बाद C1 होगा प्लस, तो C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2।
तो यानी जो डेल्टा 1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर थी, यानी माइनस डेल्टा। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं किन्हीं भी दो पास वाली रोज को इंटरचेंज करता हूं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1। ऐसा ही दो कॉलम के साथ भी होता है। आगे से आप ध्यान रखें कि जो भी रूल हम रो के लिए डिफाइन करेंगे वो कॉलम के लिए भी होगा, क्योंकि हमारी पहली प्रॉपर्टी यही थी कि अगर मैं रो को कॉलम में भी चेंज कर देता हूं तो भी वैल्यू हमारी डिटरमिनेंट की सेम ही रहती है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ चेंज करना चाहूँगा तो पहले फर्स्ट को सेकंड पे लाना पड़ेगा, सेकंड को थर्ड पे लाना पड़ेगा, यानी दो बार हमें चेंज करना पड़ेगा। तो दो बार हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। दो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो ये अगली जो प्रॉपर्टी है ये बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमसे बहुत पूछे जाते हैं, और विशेष तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें तो इसके क्वेश्चन ज़रूर शामिल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। इफ आइडेंटिकल यानी सेम है, टू रोज या कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कोई सी भी दो रो हम एक जैसी ले लेते हैं। मान लेते हैं जो डिटर्मिनेंट है वो इस प्रकार से लिया हमने a1 b1 c1। दूसरी रो भी हम यही रख लेते हैं a1 b1 c1, और तीसरी रो को हम रख देते हैं a3 b3 c3। एक्सपेंड करते हैं तो a1 के साथ होगा जो मल्टीप्लिकेशन b1 b3 और c1 c3 का, और a1 के साथ साइन आएगा पॉजिटिव, फिर माइनस b1। तो माइनस b1 के साथ जो चार एलिमेंट आएंगे a1 a3 c1 c3 प्लस c1 के साथ जो एलिमेंट्स आएंगे a1 a3 और b1 b3। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ये होगा a1 इंटू b1 c3 माइनस b3 c1 माइनस b1 a1 c3 माइनस a3 c1 प्लस c1 इंटू a1 b3 माइनस a3 b1। अब इसको आगे पूरा मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिलेगा a1 b1 c3 माइनस a1 b3 और c1, फिर माइनस a1 b1 c3 प्लस a3 b1 c1 प्लस a1 b3 c1 माइनस a3 b1 c1। अब ज़रा इन वैल्यूज़ पर गौर करें, a1 b1 और c3, और यही टर्म यहाँ पर भी है विद नेगेटिव साइन। a1 b3 और c1 यहाँ नेगेटिव साइन के साथ में है, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ में है। a3 b1 c1 यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ में है, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ में है, यानी कुल रिजल्ट इसका 0 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी दो रो, वो ज़रूरी नहीं है पास की हो, कोई सी भी दो रो हो सकती हैं या कोई भी दो कॉलम हो सकते हैं, अगर सेम हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है आप बिना कैलकुलेशन के लिख सकते हैं, 0 होगी। अब अगली प्रॉपर्टी है
कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो को या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर, हम मान लेते हैं उस नंबर को k ले लेते हैं, बाय नंबर k, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय k। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने एक डिटर्मिनेंट लिया, वो डिटर्मिनेंट था a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो इसकी वैल्यू आप जानती हैं, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी वैल्यू हम सीधा लिख देते हैं, वैल्यू होगी b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 c3 माइनस a3 c2 से और c1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 b3 माइनस a3 b2 से। तो ये तो वैल्यू है हमारे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रो है, वैसे तो हम किसी को भी कर सकते हैं, हम फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं ये नया डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 है और ये है k a1 k b1 k c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। अब मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करता हूं तो वैल्यू हमें मिलेगी बिल्कुल इसी प्रकार से k a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस k b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस k c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2। अगर आप पूरे एक्सप्रेशन से k कॉमन ले लें तो अंदर जो एक्सप्रेशन बचेगा ये वही एक्सप्रेशन है जो हमारे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट की एक रो को एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई करा तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो गई। तो अब आप यहाँ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि सभी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब आपको हर रो को k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी k से इसको करें, k से इसको करें, k से इसको करें, यानी k की 3 पावर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये डिटर्मिनेंट का हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होगा। तो इन जनरल आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है a, असल में मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था a, उसके हर एलिमेंट को हमने k से मल्टीप्लाई कर रखा है और फिर जो डिटर्मिनेंट बना उसकी हमने वैल्यू निकाली। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतनी ही होगी कि जितना डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू को k की पावर n से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगी। यहाँ n कौन है? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, कोई भी बात ले लें आप। किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? क्योंकि आमतौर पर हम 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के साथ में क्वेश्चंस करते हैं, तो अगर ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो k इंटू ए की वैल्यू k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगी। अब इस प्रॉपर्टी के कई हमें बेनिफिट्स हैं।
तो आइए इसमें एक और देखते हैं कि अगर मान लें कि किसी डिटर्मिनेंट की एक रो दूसरी रो की मल्टीपल है तो क्या होगा। मान लेते हैं डिटर्मिनेंट है, ये इसकी फर्स्ट रो है और सेकंड रो फर्स्ट रो की मल्टीपल है, यानी इस तरह से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि इसकी सेकंड रो का हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप अगर ऐसा कभी देखें कि डिटर्मिनेंट की एक रो या एक ही कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर मौजूद है तो आप उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, यानी आप k को बाहर ले लें तो आपको मिलेगा a1 b1 c1, a1 b1 c1 और a3 b3 c3। अब क्योंकि यहाँ पर दो रो आइडेंटिकल हो गई हैं तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो दूसरी रो की प्रोपोर्शनल है तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में हमने कोई डिटर्मिनेंट लिया है, मान लीजिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर इस डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ऐसा है जिसे दो या तीन एलिमेंट्स के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट रो में दो एलिमेंट का सम है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे, देखिए पहला जो डिटर्मिनेंट होगा सिर्फ पहले वाले एलिमेंट को साथ लेते हैं, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो में तो कोई चेंज हमें नहीं करना है, तो यहां से भी हम पहला एलिमेंट ले लेते हैं, ये हमारा पहला डिटर्मिनेंट होगा। और प्लस में दूसरा डिटर्मिनेंट ये होगा अल्फा 1 a2 a3, बीटा 1 b2 b3, गामा 1 c2 c3। तो इस तरह से मैं दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। समय हमारे पास कम है इसलिए आप इसे अपने आप प्रूव करके देखेंगे, लेकिन यहां कंडीशन मैं आपको जरूर बता दूं कि ये जो सम है वो एक ही रो में एक ही कॉलम में लिखा हुआ है तो ही कर पाएंगे। अगर यहाँ एक एलिमेंट और होता तो यहाँ डिटर्मिनेंट की संख्या भी 3 हो जाती। अगर यहाँ अल्फा 2 होता, बीटा 2 होता, गामा 2 भी इसी रो में होता तो यहाँ एक कॉलम एक और डिटर्मिनेंट यहाँ पर बन जाता। और जो सबसे ज़्यादा हमें काम में आने वाली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैं कोई भी डिटर्मिनेंट लेता हूँ और उस डिटर्मिनेंट में किसी भी रो का मल्टीपल दूसरी रो में मैं ऐड कर देता हूं या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता। मान लीजिए मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, अब इसमें मैंने एक चेंज करा है कि जो फर्स्ट रो है उसमें लैम्डा टाइम ऑफ सेकंड रो में जोड़ देता हूं और बीटा टाइम ऑफ R3 माइनस कर देता हूं। तो ये दो चेंज मैं इसमें कर रहा हूं, तो मैं एक नया डिटर्मिनेंट पाऊंगा। मान लेते हैं डेल्टा 1 है तो नया डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा a1 प्लस लैम्डा a2 माइनस बीटा a3। दूसरा जो एलिमेंट होगा b1 प्लस लैम्डा b2 माइनस बीटा b3। और तीसरा एलिमेंट होगा c1 प्लस लैम्डा c2 माइनस बीटा c3। इन दोनों में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है। तो अब पिछली प्रॉपर्टी के अनुसार इस डिटर्मिनेंट को हम 3 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिखेंगे। पहला होगा a1 a2 a3।
B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस दूसरा जो डिटर्मिनेंट होगा लैम्डा A2 लैम्डा B2 लैम्डा C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तीसरा एलिमेंट होगा प्लस माइनस बीटा A3 माइनस बीटा B3 और माइनस बीटा C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब दूसरे डिटरमिनेंट पर ध्यान दें, इसमें जो फर्स्ट रो है सेकंड रो की मल्टीपल है तो ये 0 होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर तीसरे डिटरमिनेंट में जो फर्स्ट रो है तीसरी रो की माइनस बीटा टाइम है तो इसलिए इसकी भी वैल्यू 0 है। और ये जो डिटरमिनेंट है ये तो हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट ही है, यानी डेल्टा ही है। तो यानी कि अगर हम किसी भी रो में या कॉलम में दूसरी रो के मल्टीपल्स हम ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और ये प्रॉपर्टी हमें डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करने में, सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि हम आगे चलकर देखेंगे कि जब भी हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी रो में या कॉलम में 2 0 क्रिएट करें, और वो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प लेकर ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये वो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिन्हें हम यूज़ करेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के लिए। तो आप इन डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझें, और अगले लेक्चर में हम इनका कैसे यूज़ करेंगे ये सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।